हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे जो कि पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं, जिसको पढ़ लेने के बाद हम कथन और तर्क पर जो आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो यूजीसी एनटीए नेट के एग्ज़ाम में हो, चाहे जो जेएनयू प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में कुछ प्रश्न आए हुए हैं, इसके अलावा डीएसएसबी में भी कथन तर्क पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो आप सबके क्लियर हो जाएंगे। मैं आज बात करूंगा मिथक क्या है। ठीक है, मिथक, प्रतीक, कल्पना, बिंब और फैंटेसी, ये 5 पॉइंट्स पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें देखने की कोशिश करेंगे कि बिंब क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, कल्पना क्या है, फैंटेसी क्या है और मिथक क्या है। क्योंकि इनसे ज़्यादातर प्रश्न आपके कथन और तर्क संबंधी जो प्रश्न आते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। बाकी वन लाइनर सवाल भी आ सकते हैं कि बिंब की या फिर मिथक की या प्रतीक की कोई खास विशेषता को पूछ दिया जाए कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिथक पर चर्चा करते हैं कि मिथक क्या है। ठीक, मिथक शब्द का जो अगर देखें तो ये मिथ से बना हुआ है। मिथ मतलब होता है मौखिक कथाएं, मौखिक कथाएं, यानी कि ऐसी कथाएं जिनका कहीं कोई लिखित प्रमाण न हो, केवल आम जनमानस में मौखिक रूप से ही विद्यमान हो। ठीक है, इस पर अध्ययन करते समय भारतीय विचारकों ने और पाश्चात्य विचारकों ने दोनों ने अध्ययन किया है। खासतौर से अगर भारतीय विचारकों के बारे में चर्चा करें तो इस पर ज़्यादातर चर्चा किया है नगेंद्र ने, ठीक, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके अलावा अगर पाश्चात्य विचारकों पर बात करें, पाश्चात्य विचारकों पर, तो इस पर विचार किया है अरस्तु, दुर्खिम, फ्रायड, यूंग इत्यादि विचारकों ने मिथक को लेकर अलग अलग अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, जिसमें नगेंद्र इसके 2 भाग मानते हैं। एक होता है इनका कहना है कि प्राकृतिक है, ठीक, और दूसरा जो भाग है उसको इन्होंने धार्मिक माना है, जिसके अंतर्गत उपास्य यानी कि जिन देवी देवताओं की उपासना की जाती है उनके संदर्भ में और कुछ धार्मिक कथाएं हैं उनके संदर्भ में, इन दोनों धार्मिक जो कर्म कांड हैं उनको लेकर इन्होंने विचार किया है। ठीक है, खासतौर से जब मिथक की बात होती है तो हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर शहर में कोई न कोई एक मिथक के रूप में चीज़ विद्यमान रहती है। वहाँ के जो भी क्षेत्रीय लोग रहने वाले हैं, जैसे कि कोई जंगल है तो उसमें कोई भूत रहने का वहाँ पर बात रहती है कि वहाँ पर भूत रहता है, या फिर कोई अतिमानवीय ऐसी घटना होती है जो कि आप बिना तर्क के लोक विश्वास में जो मौजूद है उसके आधार पर उसको स्वीकार करते हैं। अगर तर्क आप लगाएंगे वहाँ पर तो फिर मिथक उसके अंतर्गत नहीं आता है। जैसे कहीं प्रचलित रहता है कि एक साधु था, जब वो किसी जगह को छोड़ना शुरू किया तो उसके साथ वहाँ की जगह भी चलना शुरू कर दी, वहाँ की जो दीवारें थीं वो भी चलना शुरू कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हर जगह कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद रहती हैं जो कि अतिमानवीय घटना के अंतर्गत आती हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि मिथक की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। कई बार वन लाइनर प्रश्न में इसकी विशेषताओं को लेकर सवाल आ जाते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि इसमें मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। पहला है मनगढ़ंत कहानियाँ, ठीक। दूसरा है अतिमानवीय घटना क्रम, अति मानवीय घटना। लगेगा नहीं कि ये सामान्य मनुष्य इस तरीके की घटनाएं कर सकता है। क्या होता है? अति मानवीय होता है। दूसरा क्या है? मनगढ़ंत कहानियाँ, ठीक, ये मिथक की परिभाषा है। तीसरा है बिना तर्क की स्वीकृति। अगर आप तर्क की बात किए तो फिर वो आप उसको स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो लोक विश्वास पर आधारित है, लोक विश्वास पर आधारित, और ये हर क्षेत्र में मौजूद रहता है। कहीं कोई ऐसी दैवी शक्ति रहती है जो कि अतिमानवीय टाइप की घटना कर देती है,
हर इलाके में है, जो कि बाद में मिथक के रूप में स्थापित हो जाता है और वो उस पर लोक का विश्वास रहता है, लोक विश्वास पर। ठीक है, तो ये मिथक के कुछ विशेषताएं हैं जो कि परीक्षाओं में आए अगर इस तरीके की, तो आप तुरंत इसको हल कर लें। बाकी मैंने भारतीय विचारकों के बारे में चर्चा किया कि नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों ने मिथक पर ज़्यादा विचार किया है। इसके अलावा पाश्चात्य विचारकों में अरस्तु, फ्रायड, यूंग, दुर्खिम जैसे विद्वानों ने विचार किया है और सबका इसी टाइप का विचार है कि मिथक में मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। दूसरा है कि इसमें अतिमानवीय घटना होती है। तीसरा है कि बिना तर्क के इसको स्वीकार करना पड़ता है। चौथा है कि ये लोक विश्वास में पर आधारित है। ठीक है, तो ये मिथक था। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रतीक पर। प्रतीक क्या है? प्रतीक का मतलब होता है सिंबल। अगर अंग्रेजी में बोलें इसको तो प्रतीक मतलब क्या है? सिंबल। ठीक, और इसका जितना हिंदी साहित्य में प्रयोग हुआ है, खासतौर से कविता के क्षेत्र में, उससे ज़्यादा प्रयोग आप देखेंगे कि राजनीतिक चीज़ों में ज़्यादा हुआ। हर राजनीतिक दल का कोई ना कोई क्या है? प्रतीक है, कोई ना कोई क्या है? सिंबल है। ठीक है, जैसे ही सिंबल का नाम लेते हैं तुरंत अपने आप सबका पार्टी से जुड़ा हो जाता है या फिर उसके बारे में जान जाता है। जैसे मैं बोलूँगा हाथ या फिर कमल या साइकिल, ठीक है, या हाथी, तो तुरंत आप उसको पहले उस जो जानवर का अस्तित्व है, जैसे हाथी है तो हाथी के बारे में तुरंत आप उसको पार्टी से जोड़ देंगे। साइकिल, उसको पार्टी से जोड़ देंगे। कमल, हालांकि इनका स्वतंत्र अर्थ भी है, लेकिन क्या है, ये किसी न किसी दल के क्या है? प्रतीक हैं, चुनाव और सिंबल है। ठीक है, तो एक समझने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया आपको। वैसे प्रतीक जो होता है वो किसी चिन्ह द्वारा सूक्ष्म भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है। जैसे हम रोड पर जाते हैं तो रेड लाइट आती है, तो रेड लाइट का मतलब जब लाल बत्ती जलती है तो आपको रुकना है, और जब ग्रीन बत्ती सिग्नल होता है तो आपको क्या करना है? चलना है। ये क्या है? प्रतीक है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि डॉक्टर्स जो क्लिनिक होती है वो प्लस का इस तरीके से रेड कलर का दिया रहता है, तो पता चलता है कि यहाँ पर कोई क्लिनिक है। इसी तरीके से पुलिस वालों की आप गाड़ी देखेंगे तो उनका कुछ नीला रहता है, कुछ लाल टाइप का रहता है। ठीक है, तो क्या है? प्रतीक है। और प्रतीक जो होता है वो किसी न किसी चीज़ की पहचान भी होता है। जैसे कि मैं बोलूँगा तिरंगा, तो तिरंगा में जो हमारे राष्ट्रीय झंडा का रंग है वो तो मतलब कि रूढ़ हो गया है। हम तिरंगा में ये मानते हैं कि वही तीनों रंग हैं, लेकिन अगर तिरंगा कहा जाए तो दूसरा रंग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब झंडे की बात आती है, तिरंगे की बात आती है, तो उसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की बात आती है। ठीक है, नहीं तो तीन रंग तो कोई अलग भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि प्रतीक का प्रयोग साहित्य में बहुत हुआ है। आप देखेंगे सूफी कवियों ने ढेर सारा इसका प्रयोग किया है, जिसमें कि पद्मावत में बहुत है प्रतीक में, कि जो है नागमती इस चीज़ का प्रतीक है, रतन सेन इसका प्रतीक है, राघव चेतन इसका प्रतीक है। ठीक है, पद्मावती इसका प्रतीक है, हीरामन गुरु का प्रतीक है। तो इस टाइप से प्रतीक बहुत सारे हैं। कबीर के यहाँ भी बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आप छायावाद में देखेंगे तो ढेर सारे प्रतीकों के प्रयोग किए गए हैं। इसीलिए एक प्रतीकवाद ही चल गया था। ठीक है, जिसको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल चित्र भाषा का नाम देते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि ये प्रतीक क्या है। प्रतीक का मतलब होता है कि ऐसे शब्द चिन्ह जो किसी भाव को या विचार को अभिव्यक्त करते हैं, वो क्या है? प्रतीक है। जैसे किसी को शांत करना है तो आप इस तरीके से करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन ये क्या है? प्रतीक है। क्रिकेट मैच आप देखेंगे तो अगर एक अंगुली उठती है तो मतलब कि आउट हो गया, अगर ये दोनों उठ गई है तो देख रहे हैं प्रतीक के रूप में, तो ये 6 रन हो जाता है। इसका कोई मतलब नहीं, ये बता दिया गया है कि इस चिन्ह का मतलब क्या है, आपको करना है। ठीक है, अगर वाइड जाती है तो दोनों हाथों को क्या होता है? फैला दिया जाता है, और 4 रन है तो ऐसे कर दिया जाता है। तो ये क्या है? प्रतीक के रूप में। तो ऐसे चिन्ह जो कि किसी भी भाव या विचार को अभिव्यक्त करते हैं। अगर साहित्य की बात करें तो कुछ ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे नलिनी, काहे रे नलिनी तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। नलिनी यहाँ पर किस चीज़ का प्रतीक है? यहाँ पर है जीवात्मा का प्रतीक है। ठीक है, जीवात्मा। इसी तरीके से हंसा जाई अकेला, हंसा भी किस चीज़ का प्रतीक है? ये जीवात्मा का प्रतीक है। ठीक है, हंसा जीवात्मा का प्रतीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि प्रतीकों का कितना अहम रोल है। इसी तरीके से महादेवी वर्मा की कविताओं में आप देखेंगे तो बादल,
आप समझ गए होंगे कि प्रतीक का प्रयोग साहित्य में किस हिसाब से किया जाता है। अगर इसके भेदों पर बात करें तो कुछ इसके प्रकार हैं, जैसे कि भावोत्प्रेरक प्रतीक, विचारोत्पादक प्रतीक, ठीक है। इसके अलावा है परंपरागत प्रतीक। तो इस टाइप के प्रतीकों का प्रयोग होता है। नई कविता में आके नए उपमान, नए प्रतीकों की बात की जाने लगी थी। तो उम्मीद है कि प्रतीक से संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तुरंत, मतलब ऐसा चिन्ह जो किसी सूक्ष्म भाव और विचार को अभिव्यक्त करे, वो क्या है? प्रतीक है। और बाकी मैंने उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, बिंब क्या है। क्योंकि जब आप कविताएं पढ़ेंगे तो उसमें बिंब की बात होती है। ये बिंब क्या होता है? बिंब मतलब इमेज, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इमेज, ठीक। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, सबके मोबाइल में एक इमेज का बॉक्स होता है। जो भी आप बिंब लेते हैं, बिंब मतलब चाहे सेल्फी हो, चाहे किसी का फ्रंट से इमेज लिया गया हो, तो वो बिंब के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बिंब का जो मैंने अंग्रेजी में बताया उसको इमेज कहते हैं। और इसका जो शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो क्या है? अमूर्त को मूर्त कर देना, ठीक है। जो चीज़ नहीं है उसका मूर्त रूप प्रदान करना क्या है? इमेज है, ठीक। जैसे अब यहाँ तो मैं ट्राईपोड, मोबाइल और वाइट बोर्ड और खुद खड़े होकर यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमारे सामने जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, वो इमेज के रूप में है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं केवल अकेले बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं जब पढ़ा लूँगा तो कई सारे लोग उसको देखेंगे और फिर कमेंट्स भी करेंगे। तब मुझे लगता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, बल्कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारे सामने बिंब आता है। अगर ये बिंब नहीं आता तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं? स्टूडेंट्स के रूप में आप लोगों को मूर्त रूप प्रदान कर देता हूँ, उसको देखने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैं पीडीएफ के रूप में आपको पढ़ा रहा था, तो हो सकता है कि जिन लोगों ने मुझे इस तरीके से देखा हो पढ़ाते हुए, तो वो तुरंत इमेज कर लेंगे कि सर ही बोल रहे हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखे होंगे तो वो उसको अपने हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस लेक्चर को मैं सामने आकर पढ़ाने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आए। तो बिंब का मतलब है कि इमेज। जैसे आप कई बार चलते हैं तो आपकी भी एक छाया पड़ती है, बिंब, ठीक है। इसी तरीके से एक अलंकार भी पूछा जाता है कि जिसमें बिंब प्रतिबिंब हो, वो कौन सा अलंकार कहलाता है? दृष्टांत अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही नोट कर लीजिए कि बिंब प्रतिबिंब क्या है, जिस अलंकार में आता है वो कौन सा है? दृष्टांत अलंकार, ठीक है। तो बिंब का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी विषय वस्तु को मूर्त रूप प्रदान कर देना। अब वो कैसे मूर्त रूप प्रदान होगा? उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है कल्पना, ठीक, कल्पना, और दूसरा होता है इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव, इन दोनों के माध्यम से ही आप बिंब को महसूस करते हैं और अपने सामने उसको अनुभूत करते हैं। कल्पना, कल्पना कहा जाता है कि तीन लोगों में सबसे ज़्यादा कल्पना होती है। एक तो होता है प्रेमी, जितने लोग इस कैटेगरी के होंगे वो समझ रहे होंगे। दूसरा होता है पागल और तीसरा कवि। इन तीनों में कल्पना सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। और जो लोग पीएचडी इत्यादि कर रहे होंगे उसमें एक होती है हाइपोथेसिस, जिसको कहा जाता है परिकल्पना। आप एक परिकल्पना करते हैं कि इस स्टेप के बाद ये काम करेंगे, इस स्टेप के बाद ये काम करेंगे। और आप जानते हैं कि जितनी भी तकनीकी हमारे सामने दिखाई पड़ रही हैं वो बिना कल्पना के संभव नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से कल्पना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किताबों में लिखा है कि अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कल्पना कहाँ पाई जाती है? इन्हीं तीनों में पाई जाती है। तो जब बिंब की बात की जा रही है तो उसमें कल्पना भी होती है और इंद्रिय अनुभव भी होता है। जैसे आप एक कहानी सुने होंगे कि एक हाथी जा रहा था, तो कुछ अंधे लोग थे, उन्होंने उसको अलग अलग ढंग से ग्रहण किया। किसी ने उसके पैरों को कहा कि वो खंभे के समान है, किसी ने उसके पूंछ को कहा कि वो झाड़ू के समान है, किसी ने उसके कान को कहा कि ये सूप की समान है। तो उन्होंने क्या किया? उसको कल्पना के माध्यम से और अपने इंद्रियों के माध्यम से उसको क्या किया? अनुभव किया, ठीक है। तो ये क्या है? बिंब है। खासतौर से अगर आप कविताएं पढ़ते हैं तो लगभग हर कविता में कोई ना कोई बिंब रहता है। जैसे संसद से सड़क तक, कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी सेकता है बल्कि रोटियों से खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इसी तरीके से आप एक कविता और पढ़ेंगे, ठाकुर का कुआं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। काफ़ी इंपॉर्टेंट कविता है कि ठाकुर का कुआं है, ठाकुर का खेत है, ठाकुर के खलिहान है, ठाकुर के हल हैं, ठाकुर के सब कुछ हैं, तो मेरा क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मैंने भाव बताया, तो आपके सामने एक क्या होगा? बिंब उपस्थित होता होगा, ठीक।
तो अब उम्मीद है कि बिंब के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अगर इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करें कि बिंब पर किन किन विद्वानों ने विचार किया, इसी से संबंधित एक आपको टॉपिक भी मिलेगा, बिंबवाद, जिसके प्रवर्तक हैं ए ई ह्यूम। ठीक है, बिंबवाद। इसके अलावा इसमें जो विद्वान हैं उनका नाम है एजरा पाउंड, D.H. लॉरेंस, फ्लिंट। ठीक है, तो ये सारे बिंब के बारे में विचार किए हुए हैं। खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को बिंब का क्या है, प्रवर्तक माना है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अगर बिंबों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 तरीके के बिंबों की चर्चा की जाती है, जिसमें पहला जो बिंब है वो है ऐन्द्रिक, दूसरा बिंब है कल्पित, ठीक है, और तीसरा बिंब है प्रेरक। तो ये बिंब हो गया। ठीक, फैंटेसी पर बात करें तो फैंटेसी क्या है इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में इससे भी कई सवाल पूछे जाते हैं। तो फैंटेसी शब्द जो बना है ये फैंटेसिया से बना है, फैंटेसिया, जिसका मतलब होता है कि अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करना। कुछ बिंब की तरह इसका भी है, लेकिन ये क्या है, इसका संबंध थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक टाइप का है। ठीक है, ये भी क्या करता है, अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करता है। जो चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ रही है वो आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, मतलब कि अदृश्य को दृश्य करने की कोशिश करता है। वो क्या है, फैंटेसी। कहा जाता है कि फैंटेसी के जो जन्मदाता हैं वो हैं फ्रायड। ठीक है, इसके प्रवर्तक के रूप में इसका जो संबंध है वो फ्रायड के जो मनोविज्ञान है उससे संबंधित है। ठीक, मनोविश्लेषणवाद। और ये फैंटेसी जो है ये कल्पित अवधारणाओं पर होती है, मतलब कि यह कल्पना पर आधारित होती है। कल्पना, जैसा कि मैंने बताया था कि किसके किसके अंतर्गत ज़्यादा होती है, 3 लोगों के बारे में बताया गया था, प्रेमी, पागल और कवि के बीच में ज़्यादातर कल्पना पाई जाती है। तो जो फैंटेसी है ये कल्पना पर आधारित है, कल्पना पर आधारित। इसमें जो कवि है वो भी बहुत ही परे होकर कोई चीज़ सोचने की कोशिश करता है, कल्पना ऐसी करता है जो सार्थक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हिंदी में बात करें कि फैंटेसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसने किया है, तो इसमें नाम आता है मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध की जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे अंधेरे में हो गया, ब्रह्म राक्षस हो गया, इन सब में फैंटेसी का ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब आप अंधेरे पढ़ेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि मुक्तिबोध ने फैंटेसी को लेकर 3-4 चीज़ों पर चर्चा की है, जिसमें कि बात करते हैं। पहला उनका मानना था मुक्तिबोध का। ठीक, मुक्तिबोध का जो पहला विचार है मन की निगूढ़ वृत्तियों का। मन, आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने बताया कि इमेज जो है वो केवल अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करता है। ठीक है, उसमें कल्पना और इंद्रिय शक्तियों का योग होता है, लेकिन जो फैंटेसी है इसमें मन पर ज़्यादा जोर दिया गया है, मन की निगूढ़ वृत्तियों का। दूसरा पॉइंट है अनुभूत जीवन समस्याओं का। अनुभूत जीवन समस्याओं का। इच्छित, तीसरा पॉइंट है इच्छित जीवन प्लस इच्छित विश्वासों का। इच्छित विश्वासों का प्रक्षेप। ये क्या है, फैंटेसी है। मतलब उन्होंने बात किया मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित जीवन प्लस इच्छित विश्वासों का प्रक्षेप ही क्या कहलाता है, फैंटेसी कहलाता है। जैसे इसमें कवि क्या होता है, किसी घटना को देखता है, फिर उसको अनुभूत करता है, फिर शब्दबद्ध कर देता है। ठीक है, तो ये फैंटेसी के रूप में है और ये कल्पना पर आधारित होती है। और ज़्यादातर हिंदी में अगर बात करें तो मुक्तिबोध इसके सर्वप्रमुख कवि के रूप में उभर कर सामने आते हैं, जहाँ पर फैंटेसी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अगर कुछ उपन्यासों के बारे में बात करें, जैसे कि देवकी नंदन खत्री के जितने भी उपन्यास हैं वो क्या हैं, मनोरंजन सार के जो दुख हैं उसको फैंटेसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो देवकी नंदन खत्री के उपन्यास आप जानते हैं कि तिलस्मी और
अयारी टाइप के उपन्यास उसमें हमेशा घटनाएं होती रहती हैं और पाठक के मन में हमेशा ये बना रहता है कि आगे कौन सी घटना होगी। आप देवकीनंदन खत्री के बारे में जान रहे होंगे, जिनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों को हिंदी सीखना पड़ा था। ये भी एग्जाम में कई बार सवाल आता है। ठीक है, तो देवकीनंदन खत्री की जो फैंटेसी है वो अलग ढंग की है और मुक्तिबोध की जो फैंटेसी है वो अलग ढंग की है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को मिथक, ठीक, बिंब, प्रतीक, कल्पना और फैंटेसी समझ में आ गई होगी। और जब भी इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप अच्छे से उसको हल कर लेंगे। और इनका ज़्यादातर प्रयोग वहाँ पर होता है जब कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इनका रोल अहम हो जाता है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का टॉपिक आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।